क्लास में आप सभी छात्रों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है बोर्ड परीक्षाओं में, ये मान के चलिए कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन आता ही आता है। तो अल्फा प्रकीर्णन हमें समझने की ज़रूरत है। परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु मॉडल तो आप लोग जानते ही हो कि सर्वप्रथम डाल्टन ने 1803 ईस्वी में ये कहा था कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के मतानुसार परमाणु का किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता है। यानी डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु का किसी भी दशा में विभाजन नहीं किया जा सकता, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो। तो इसी क्रम में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद में जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने बताया कि जो परमाणु का ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित परमाणु में जगह जगह विद्यमान होते हैं तथा यह परमाणु एक गोलीय शेप का होता है, जिसका डायामीटर 10⁻⁻15 होता है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग से। रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के। रदरफोर्ड परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, यहीं से हमारा शुरू होता है। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग को माना जाता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या है, तो वहीं से हमारा परमाणु मॉडल विकसित हुआ। पर उसके पहले ये माना जे थॉमसन ने कहा था कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश में जगह जगह विद्यमान थे, तो धन और ऋण के धन आवेश का वितरण तथा उसके जो है संबंध में कोई जानकारी अज्ञात थी, उसी को यहाँ पर प्रतिपादित किया है रदरफोर्ड जी ने। तो हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन परमाणु की संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को एक बारी लिखा हुआ है, एक किरण पुंज, इसको बोल दीजिए, एक किरण पुंज से गुजारते हुए पतले स्वर्ण पात्र पर गिराया गया। इस पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया। निर्वात में क्यों रखा गया? जैसे कि अल्फा कण होते हैं वो उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जबकि वायु में जो विद्यमान परमाणु हैं उनसे वो टक्कर खा सकते थे। इसीलिए इसको जो है पूरे प्रबंध को क्या हुआ कि निर्वात में रखा गया। तो निर्वात में रखने का यही एक मेन कारण था कि जिससे कि अल्फा कणों को वायु के कणों से टक्कर ना हो जाए। रदरफोर्ड ने देखा स्वर्ण पथ से गुजरते हुए यह कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। स्वर्ण पात्र की विभिन्न दिशाओं से निकलने वाले कणों को एक सेंटिलेशन काउंटर द्वारा गिना जा सकता है। सेंटिलेशन काउंटर कह सकते हो या प्रफुल्लित काउंटर कह सकते हो, उसके द्वारा इसके यानी हमने एक स्वर्ण पत्र आप लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ से आप पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कण जा रहे हैं। अब ये जो है स्वर्ण पत्र है, जिस यहाँ से जब गुजरते हैं तो अगर इधर हम एक पर्दा लगा सकते हो, पर्दा भी लगा सकते हैं, पर्दे पर भी हम लोग देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, या सेंटिलेशन काउंटर भी लगा सकते हैं, सेंटिलेशन काउंटर पे भी गिन सकते हैं, परफुल्लित का गणित्र जिसे कहते हो उसके द्वारा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग अभी एक प्रयोग के द्वारा, तो इस प्रयोग द्वारा महत्वपूर्ण कुछ उन्होंने निकाले निर्देश, वो क्या होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। सेंटिलेशन काउंटर, ये हमारा एक अल्फा कण प्रकीर्णन का डायग्राम बना हुआ है। यानी ये पोलोनियम से निकलने वाले उच्च गतिज अल्फा कण जब इधर की ओर आते हैं तो स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो निकलने पर यहाँ पर जो प्रस्तुत गणित्र होता है जिसे हम सेंटिलेशन काउंटर कहते हैं, सेंटिलेशन काउंटर से हम लोग इसको गिन सकते हैं।
दूसरे केसेस में आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर एक आप पर्दा लगा सकते हो, पर्दा पर भी वो गिना जा सकता है कि कितने, या फोटोग्राफिक प्लेट लगा सकते हो, फोटोग्राफिक प्लेट को कितना प्रभावित करते हैं अल्फा कण, वो भी हम लोगों को यहाँ पर गिना जा सकता है। आप आराम से उसको गिन सकते हो कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और कितने गए। तो इस से पूरा एक निष्कर्ष निकला। वो निष्कर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप हुए, वो ये है पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपका, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यानी कह सकते हो कि यहाँ से जो अल्फा कण जा रहे थे वो विदाउट एनी, ठीक है, किसी रेस्ट्रिक्शन के बाहर निकल जा रहे थे इधर। इसका मतलब क्या है, जब कोई पार्टिकल बाहर निकल जाता है, एक दीवार से दूसरी दीवार के बाहर कोई चीज़ निकल जाती है, ये जब मान लिया जाए कि दीवार है, यहाँ से आप पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हो, ये अगर बाहर निकल जाते हैं इधर, तो इसका मतलब ये दीवार कहीं ना कहीं दीवार में छेद है। तो जब दीवार में छेद होंगे तो इसका मतलब खोखली होगी। वही कारण यहाँ पर कहा गया है कि आपका ये स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र में जब अल्फा कण यहाँ डाले गए और परशुद द्वारा इधर देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ जो परमाणु का अधिकांश भाग जो क्या होता है कि वो खोखला होता है। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इससे यह पुष्टि हुई। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं तथा इनका कोणीय वितरण सुनिश्चित होता है, क्योंकि अल्फा कण पर धन आवेश होता है, अतः इन्हें विक्षेपित करने के लिए परमाणु भी धन आवेशित होने चाहिए। यानी हमें जब अल्फा कण यहाँ पर डाले गए स्वर्ण पात्र पर, तो देखा गया कोई इधर विक्षेपित हो जा रहा है, कोई उधर विक्षेपित हो जा रहा है, कोई इधर निकल आ रहा है, कोई इधर निकल आ रहा है, कोई सामने निकल आ रहा है। इसका क्या कारण था? इसका यही कारण है कि ये विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित होने, ये जब अल्फा कण सीधे सीधे जा रहे थे तो सीधे निकल जाते, या टकराते, जो जाने देता वो खाली स्पेस से सीधे निकल जाने चाहिए थे। तो सीधे ना निकल के क्या हुआ कि ये विक्षेपित हो जाते। इससे यह निष्कर्ष निकल, विक्षेपित करने वाले परमाणु भी धन आवेशित होना चाहिए। अतः इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक संकुचित स्थान पर, यहाँ पर एक छोटे स्थान पर लिख सकते हो, एक स्थान पर केंद्रित होता है, कह सकते हो, ये छोड़ सकते हो इसको, ये गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई, केंद्रित है, ठीक है, उसके एक छोटे स्थान पर केंद्रित है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका। कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो प्रारंभिक पथ से 90 डिग्री के कोण से अधिक पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। यानी कुछ अल्फा कण हमने देखा कि जो 90 डिग्री से अधिक के कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धन आवेशित परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, ठीक है। या जो धन आवेश है, यानी परमाणु के अंदर जो धन आवेश है उसके अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे इसे नाभिक कहते हैं। यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का ये जो है धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। जब हमने अल्फा पार्टिकल डाले, कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा पर भी प्रकीर्णन हो गए, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ डायरेक्ट जो गए होंगे वो सीधे भी रिपल्स हो जाते हैं, 180 पे भी चले जाते हैं, वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकीर्णन हुआ यहाँ पर अल्फा कणों का, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो परमाणु है, परमाणु के मध्य बिंदु पर, उसके मध्य बिंदु पर समस्त धनावेश केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं इसका चतुर्थ पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा कूलाम के नियम की सत्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। परमाणु रदरफोर्ड ने यह माना कि अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणु से गुजरने पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रकीर्णन बल कूलाम के नियम अनुसार ही लगता है। उन्होंने कहा कि जो अल्फा कण पर जो बल लगता है वह कूलाम के नियम अनुसार ही लगता है। यानी जितना बल, इससे यह सिद्ध हुआ कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए भी लागू हो सकता है। यानी नाभिक के पार्टिकलों के लिए भी हम कूलाम का नियम यहाँ पर लागू होता है। उसके पहले ये जाना जाता था कि कूलाम का बल लगता है, वो बिंदु आवेशों के कारण लगता है। अब इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह परमाणुवीय दूरियों के लिए भी लागू होता है।
यानी ये कह सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल कोई पार्टिकल हैं यहाँ रिपल्स कर रहे हैं, रिपल्सन का मेन कारण यही है कि उस पर जो है वो लग रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जैसे जैसे ये अत्यंत नज़दीक जाता है उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। ये हो गई आपकी अल्फा कण प्रकीर्णन। अब अल्फा कण प्रकीर्णन से हम नाभिक के आकार के बारे में भी हम जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि नाभिक का आकार क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, नाभिक के आकार का आकलन, यानी नाभिक के साइज, एस्टीमेट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये कह सकते हो। अल्फा कण प्रकीर्णन से हमें नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। जब अल्फा कण नाभिक की ओर सीधे जाता है तो जैसे जैसे नाभिक के पास पहुंचता है अल्फा कण पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा है उसकी अल्फा कण की उसके पास जैसे जैसे जाता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में गतिज स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलती चली जाती है और अल्फा कण नाभिक के अधिक समीप नहीं जा पाता है, यानी नाभिक के अत्यंत समीप नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से ये रिपल्स वापस करता है, ये इससे टकराता नहीं है। अगर अल्फा कण इससे टकराएगा, टकराने का मतलब ये है कि फिर नष्ट हो जाता है। अल्फा कण उस पर धन आवेश है इसलिए वो अत्यंत समीप पे जाकर उसको रिपल्स कर देता है, जैसा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और अल्फा कण नाभिक की ओर अधिक समीप नहीं जा पाते हैं और अपने मार्ग पे वापस लौटने लगता है। इस प्रकार अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से वापस लौट जाता है। इससे 180 डिग्री के प्रकीर्णन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके पास यदि एक मान सकते हैं कि माना कि नाभिक पर ZE कूलाम का आवेश है तथा अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अल्फा कण जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। नाभिक का ZE कूलाम आवेश होता है, R0 दूरी पर रखा हुआ है। मान लिया अल्फा कण नाभिक के अति निकट R0 दूरी तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से हम अल्फा कण इसका साइज का आकलन करते हैं कि मान लिया जाए कि ये नाभिक है और अल्फा कण यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद इस पर बल लगने लगा तो अब यहीं पर जो R डिस्टेंस उसके मध्य बिंदु से आ जाती है R0, वो यही होती है। चलिए इसी को हम कैलकुलेशन की बात कहेंगे। तो हाँ, बात आती है, चलिए आगे की ओर नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम आ गए नेक्स्ट पेज की ओर। नाभिक पर धन आवेश ZE कूलाम आवेश है तथा अल्फा कण पर 2E कूलाम आवेश है, यानी ZE नाभिक पर हो गया और 2E अल्फा कण पर हो गया। तो कण की स्थितिज ऊर्जा, यानी कण की स्थितिज ऊर्जा, तो कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो U इक्वल टू द आप निकाल सकते हो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था तो वहीं से हम लोग इसको ले लेते हैं। ZE इंटू ट्वाइस E के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो अपान R0, ये हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हो आप, तो इसको थोड़ा हम लोग बैलेंस करते हैं। तो U इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ZE स्क्वायर बटे E का मल्टीप्लाई स्क्वायर अपान R0 आ जाएगा। इक्वेशन 1 डाल के फ़िलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा अब नेक्स्ट पेज की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर होती है, तो ये आपका जो U है यह बराबर K के हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो K इक्वल टू द जो एनर्जी है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ZE स्क्वायर अपान R0 आ गया।
अब चूंकि साइज का आकलन करना है, इसको तिर्यक गुणा करके इधर की ओर ले जाते हैं, इसको नीचे की ओर ले आते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो R0 आपका आ जाएगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस जेड ई स्क्वायर बाई के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें जहाँ पर R0 क्या है, नाभिक का साइज हो गया, ये R0 क्या आ गया, नाभिक की त्रिज्या हो गई। अब देखते हैं निकटतम, इतने निकटतम पहुँचता है अल्फा कण। तो हम स्वर्ण पत्र के लिए यानी गोल्ड फाइल जो होती है, गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू है वह 79 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग पहले गतिज ऊर्जा निकाल लें, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। ये हमारा इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर जो भी 2 है इसका उपयोग अभी हम करते हैं। चलिए पहले सर्वप्रथम हम लोग गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, हाँ, मान लिया जाए कि अल्फा कण प्रकाश के वेग के नियर अबाउट चलता है, जहाँ पर जो है तो k इक्वल टू द हाफ m अल्फ़ा b अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर v की वैल्यू अल्फा कण की जो गति होती है वह 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की होती है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है m अल्फ़ा वह 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का हो जाता है, यानी ये लगभग हो जाएगा आपका 6.7 और ये 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के द्रव्यमान का हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग कैलकुलेट करते हैं के की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो के इक्वल टू द 1/2 इंटू 6.7 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई 2.1 इंटू 10⁻7 टू होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये कैलकुलेशन हमारा आता है 1.48 इंटू 10⁻⁻12 जूल के नियर अबाउट। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, यही मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, में रखने पर अगर हम लोग 2 में रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए रख के देखते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण R0 इक्वल टू द जेड की वैल्यू हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 इंटू 10⁻9 ये पता ही है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 79 जेड की वैल्यू है 79, थोड़ा अच्छे से लिखना, 79 हो गई इंटू अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अपान बटे में आपका आ जाएगा, बटे में क्या आ गया, वो ये आ गया कि जो है के की वैल्यू 1.48 इंटू 10⁻⁻12 ये निकला। चलिए अब यहाँ से 19 और पावर को थोड़ा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से आएगा। तो अगर हम लोग अति निकट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो R0 की वैल्यू लगभग हमारे पास 2 इंटू 79 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 और डिवाइड बाई 1.48 और ये पावर का हमने अगर कैलकुलेशन कर लिया -14 मीटर आ गया। अब थोड़ा और इसे थोड़ा इसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं,
13 मीटर 79 और इतना इतना हो जाएगा। अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा पावर्स के रूप में। अगर देखते हैं 19 में से 9 गया, 19 दूना 38, 38 में से 9 गया जो है 29, 29 में से 12 गया, 29 में से अगर 12 चला जाएगा -18, हाँ -18 के करीब, 29 में से 12 17 के केसेस में आ जाएगा। अब अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं R0 की वैल्यू सही से, तो ये हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आ जाएगी। यानी ये इसी को हम नाभिक का आकार कहते हैं कि नाभिक की साइज कितनी है। ठीक है, यही हमारा नाभिक का साइज आ गया। यानी उपरोक्त समीकरण से वह अल्फा कण के निकटतम इतनी दूरी तक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण पहुंचता है। अतः इसे नाभिक की त्रिज्या भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है हमें नाभिक की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो अब जो नाभिक की त्रिज्या R नॉट इक्वल टू द 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर हो गई। चलिए आज का वीडियो फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जो है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहेंगे। और जो है बोहर परमाणु मॉडल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्कैटरिंग हर दूसरे साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग अवश्य पढ़ लें इसको। धन्यवाद।